प्यारे विद्यार्थियों, सीएस ऑनलाइन एकेडमी में मैं नवीन सर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सबों को एक बेहतरीन जानकारी देना चाहता हूं कि सीएस ऑनलाइन एकेडमी ने आप सभी के लिए मैट्रिक एग्जाम 2026 की विशेष तैयारी के लिए एक बेहतरीन सीरीज लेकर आया है, जिसमें शिक्षकों की टीम के साथ आप सभी को एक बेहतरीन एग्जाम ओरिएंटेड क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसके माध्यम से आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 450 से अधिक अंक तक हासिल कर सकते हैं। हमारी जो स्ट्रेटजी है, इन स्ट्रेटजी के बारे में मैं शॉर्ट में जानकारी देना चाहता हूं। वो हमारा सिस्टम है कि T20 ऑब्जेक्टिव सीरीज मैट्रिक एग्जाम 2026 के लिए लिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। एक वीडियो पार्ट में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से अधिक नहीं रहेंगे और मेरा दावा है कि ये जो ऑब्जेक्टिव सीरीज अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, आपको पता ही होगा कि लिखित परीक्षा 460 अंक के लिए जाते हैं, जिसमें से 230 ऑब्जेक्टिव के होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। तो इस इंपॉर्टेंट सेक्शन में अगर इस जो मैं तैयारी करवाने जा रहा हूं सीएस ऑनलाइन एकेडमी के माध्यम से, अगर आप इनको बेहतरीन ढंग से तैयारी कर लेते हैं, हर एक सवाल को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक से इसमें ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और मेरा वादा है कि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएंगे। आप अगर इससे बाहर एक भी क्वेश्चन को दिखाते हैं तो आपको इनाम दिया जाएगा, ये मेरा दावा है। तो इसी कड़ी में जैसे ही मेरा चैप्टर ऑब्जेक्टिव खत्म होगा किसी भी विषय का, फिर उसका सब्जेक्टिव करा दिया जाएगा। सब्जेक्टिव में 2 पार्ट होंगे, एक लघुतरीय और दूसरा दीर्घोत्तरीय। यानी कि इसमें आपके सिलेबस में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 में आपके जितने भी बुक हैं, सारे बुक से ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में लघुतरीय, दीर्घोत्तरीय वो सारा कराया जाएगा। तो इसी कड़ी में ये मेरा प्रथम वीडियो है, और ये प्रथम वीडियो में आज मैं लेकर आया हूं वो है हमारा सब्जेक्ट हिंदी का, जिसमें पहला पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि एक निबंध है। ये चैप्टर निबंध है और इनके रचनाकार हैं भीमराव अंबेडकर, और इस सीरीज का नाम है T20 ऑब्जेक्टिव सीरीज 2026। याद रखिएगा, T20 ऑब्जेक्टिव सीरीज 2026, और ये हमारा पार्ट 1 है। यानी कि सब्जेक्ट हिंदी के चैप्टर 1 का ये पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में इसके जस्ट बाद लेकर आऊंगा। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि हर एक वीडियो को आप अच्छे ढंग से देखें, पूरा देखें, समझने का प्रयास करें, याद करने का प्रयास करें, और धीरे धीरे मैं आगे चलकर ट्रिक के साथ ऑब्जेक्टिव बताना भी शुरू करूंगा। तो मैं इसी क्रम में अगली स्लाइड की ओर लिए चलता हूं। मोटिवेशन लाइन है जो कि नेल्सन मंडेला जी ने कहे थे, जो कि दक्षिण अफ्रीका के गांधी जी कहलाते हैं। जिस प्रकार से हमारे देश भारत में गांधी जी का महत्व है, ठीक उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जी का महत्व है। उन्होंने कहे थे कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। यदि आप दुनिया को बदलना चाहते हैं, यदि आप जिंदगी को बदलना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको शिक्षा को अपनाना पड़ेगा। तो अब मैं चलता हूं अपने ऑब्जेक्टिव सीरीज की तरफ। तो ये पाठ हमारा है, विषय तो पता ही है कि हिंदी विषय, और पाठ हमारा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि एक निबंध है। पाठ की विधा क्या है? निबंध है, और इसके रचनाकार भीमराव अंबेडकर साहब जी हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? यानी कि मानव के उत्थान के लिए, मानव के विकास के लिए, मानव के जीवन को बदलने के लिए जो अपना योगदान दिया था, यानी कि मानव मुक्ति की पुरोधा का संज्ञा जिसे दिया गया, वो किसे दिया गया है? तो क्या अमरकांत, यतीन्द्र मिश्र, नलिन विलोचन शर्मा या भीमराव अंबेडकर? तो यह हमारा भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। और तब जैसे मैं क्वेश्चन के बारे में डील करूंगा, क्वेश्चन को पढ़ूंगा, क्वेश्चन को स्पष्ट करूंगा, तब तक आप लोग अपना जवाब भी नोट करते जाइए, और पता कीजिए अंत में जब 20 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, तो उस 20 क्वेश्चन खत्म होते होते आपके कितने जवाब सही थे, और तब पता चलेगा कि मेरा परसेंटेज, स्ट्राइक रेट कितना है। पहला सवाल हमारा ये रहा, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? क्या अंबेडकर का जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ था? क्या अंबेडकर का जन्म कायस्थ में हुआ था? क्या दलित परिवार में हुआ था, या ब्राह्मण परिवार में हुआ था?
तो आप सब अगर पढ़े होंगे तो आपको स्पष्ट पता होगा कि अंबेडकर साहब का जन्म दलित परिवार में हुआ था और इनके साथ काफी भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा था उस समय। और इन्होंने अपने शिक्षा के दम पर, जैसे मैंने शुरुआत में कोटेशन दिया था नेल्सन मंडेला जी के बारे में कि शिक्षा से आप दुनिया को बदल सकते हैं, और इन्होंने शिक्षा के दम पर दुनिया को बदला और देश को भी बदला। और ये थे हमारे भीमराव अंबेडकर जी, जो कि जिनका जन्म दलित परिवार में हुआ था। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? यानी कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ज्योतिबा फुले के, महात्मा गांधी के, राजगोपालाचारी के या भीमराव अंबेडकर के? तो भारतीय संविधान के जनक, भारतीय संविधान के निर्माता अगर किसी को कहा जाता है तो वो कहा जाता है भीमराव अंबेडकर साहब को। यानी कि भारतीय संविधान के निर्माण में, भारतीय संविधान के जनक के रूप में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भीमराव अंबेडकर की। अब मैं आप सबों को चौथे सवाल की ओर लिए चलता हूं। चौथा सवाल हमारा क्या कहता है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक साहब जो हैं, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी जो हैं, इन्होंने मुख्य कारण बेरोजगारी का किसे माना है? प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बेरोजगारी को किसे माना है? तो इनके अनुसार, भीमराव अंबेडकर साहब के अनुसार, आपको पता ही होगा, चैप्टर पढ़े होंगे निश्चित रूप से, तो मैं चारों ऑप्शन के बारे में जिक्र करता हूं। जनसंख्या को, या शिक्षा को माना, या उद्योग धंधे को माना, के कमी को माना, या जाति प्रथा को माना। तो अंबेडकर साहब ने प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बेरोजगारी को जाति प्रथा को माना है, क्योंकि जाति प्रथा में जाति के अनुसार उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, जिसके वजह से बहुत ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार रह जाते हैं। यानी कि उनको वो हुनर होती नहीं और वो काम उन्हें होता नहीं और दूसरे काम वो करते नहीं, लेखक के अनुसार। अब हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग पढ़े ही होंगे कि जिसके बारे में भी चर्चा ज्यादा से ज्यादा किसके बारे में हो रही है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हमारे हो जाएंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। यानी कि 5वां नंबर क्वेश्चन का जवाब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? या इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के रचनाकार कौन है? तो वो भी जवाब यही होगा, लेखक भी यही होगा। तो अब मैं अगले सवाल की तरफ आप लोगों को लिए चलता हूं। अगला सवाल, 6वां नंबर सवाल क्या कहता है कि अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? यानी कि अंबेडकर साहब के जो चिंतन किए, मनन किए, अपने देश को बदलने का प्रयास किया, अपने देश के सिस्टम को बदलने का प्रयास किया, छुआछूत को बदलने का प्रयास किया, हो रही जाति को, हो रही कुरीतियों को खत्म करने का प्रयास किया, तो उनको प्रेरणा कहां से मिली? किससे वो सीख लेकर उसके पद चिन्हों पर चलने का कार्य किया? तो वो क्या वो बुद्ध थे, क्या वो ज्योतिबा फूले थे, या वो कबीर थे, या इनमें से सभी थे? तो अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति जो थे, इनका जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। यानी कि अंबेडकर जी के प्रेरक व्यक्ति में बुद्ध भी थे, ज्योतिबा फूले भी थे, कबीर भी थे, यानी कि इनका जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। अब हमारा 7वां नंबर सवाल हमारे स्क्रीन पर है, और सवाल है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की विधा क्या है? यानी कि पाठ की विधा क्या है? यानी कि पाठ क्या है? कहानी है, या निबंध है, या भाषण है, या साक्षात्कार है? साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। यानी कि तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की विधा, जब ये चैप्टर शुरू हुआ था, पहले नंबर क्वेश्चन, यानी कि जो पाठ लिखा गया था उसमें आपको दिखा होगा निबंध लिखा हुआ था। यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की विधा निबंध है। अब हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 8वां नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पे कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? कि अंबेडकर किस तरह, क्या सोचते हैं भाईचारे के बारे में? तो भाईचारे के रूप में क्या उनका मानना है पानी और नमक के मिश्रण की तरह, जिस तरह से पानी और नमक मिल जाते हैं, घुल जाते हैं आपस में, उस तरह से भाईचारे का वास्तविक रूप होना चाहिए अंबेडकर जी की सोच के अनुसार, या दूध और पानी की मिश्रण की तरह होनी चाहिए?
या दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह होनी चाहिए, यानी कि दूध और चीनी की तरह मिश्रण होना चाहिए जो आपस में मिल जाते हैं एक दूसरे में। क्या तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह होनी चाहिए? तंडुल का अर्थ यहाँ पे हो जाता है चावल, यानी कि पूजा पाठ में तिल और चावल का प्रयोग किया जाता है मिश्रण के रूप में। तो क्या तिल और चावल के मिश्रण की तरह है? तो अम्बेडकर दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप हो जाएगा दूध और पानी की मिश्रण की तरह। अब हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ए नंबर कहता है रूढ़िवादिता के लिए, भाईचारे के लिए, कार्य कुशलता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक कार्य कुशलता के लिए मानता है, यानी कि हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा सी। नंबर सवाल ये रहा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो 10वां नंबर सवाल कहता है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि गरीबी के कारण, शोषण के कारण, भेदभाव के कारण, या रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो ये हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सही जवाब है। और ये इसलिए होगा क्योंकि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि जाति प्रथा में रुचि के अनुसार काम करने की इजाजत नहीं होती है, काम करने की छूट नहीं होती है। उनको जो पेशेगत काम, पैतृक काम जो होता है वही काम करना पड़ता है, इसलिए जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं माना गया है, क्योंकि रुचि पर आधारित काम नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हमारा अगला सवाल यह है अब हमारा अगला सवाल 11 नंबर सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891, 14 मई 1891, 14 अप्रैल 1791, 14 अप्रैल 1991। तो आप लोगों को पता होगा कि इसका सही जवाब होगा 14 अप्रैल 1891। 1891 और कहां पे हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में, महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। अब हमारा अगला सवाल ये रहा, अब हमारा अगला सवाल है 12 नंबर सवाल क्या कहता है, समझते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां हुआ था। देखिए अभी जस्ट मैंने इसका एक्सप्लेन किया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश नहीं होगा, आरा बिहार भी नहीं होगा, वीरगंज बंगाल भी नहीं होगा। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, महू मध्य प्रदेश। यानी अब हम चलते हैं 13 नंबर सवाल पे। 13 नंबर सवाल क्या कहता है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? यानी कि एक अच्छा समाज, एक अच्छा गांव, एक अच्छा देश, एक अच्छा क्षेत्र कैसा, किस पर आधारित होगा? वो होगा स्वतंत्रता पर होगा, वो समानता पर होगा, यानी कि सभी लोग स्वतंत्र होंगे, सभी लोग आपस में भेदभाव नहीं करेंगे, समान रहेंगे, समानता पर आधारित होगा और सभी में भाईचारा होगा। किस तरह से? दूध और पानी की मिश्रण की तरह। और ये बात किसने कही थी? तो ये बात भीमराव अंबेडकर साहब ने कही थी। और इसमें भी हमारा सटीक आंसर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हमारे ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पे 14 नंबर कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सच्चिदानंद सिन्हा को, या भीमराव अंबेडकर को? तो आप सभी को पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और हम गणतंत्र हुए थे, जिसमें भीमराव अंबेडकर को हमारे भारतीय संविधान का जनक के रूप में माना जाता है और भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर जी को ही कहा जाता है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ये सही आंसर। अब मैं आप सभी को 15 नंबर सवाल की ओर लिए चलता हूं। 15 नंबर सवाल क्या कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई थी? यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु, देहांत कब और कहां हुई थी? 1958 वाराणसी में, 1956 दिल्ली में, 1957 मध्य प्रदेश में, 1959 बिहार में। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा 1956 दिल्ली में।
यानी कि इनकी मृत्यु, इनका देहांत, इनका स्वर्गवास 1956 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। अब हमारा 16 नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे कि मूक नायक क्या है। मूक नायक जो पत्रिका थी वो क्या है? कहानी संग्रह है, पत्रिका है, अखबार है या पुस्तक है? तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा कि मूक नायक एक पत्रिका है, ऑप्शन नंबर बी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 17 के लिए चलता हूं और क्वेश्चन नंबर 17 हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना? यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना? कि जाति विभाजन को, श्रम विभाजन को, धन विभाजन को, जन विभाजन को। तो इसमें हमारा हो जाएगा जाति विभाजन, यानी कि जाति विभाजन को, यानी कि जाति प्रथा को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है। और पहलू से तो खतरनाक है ही, आर्थिक पहलू से भी ये खतरनाक है जाति प्रथा। अब हमारा 18वां नंबर क्वेश्चन, 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? ए नंबर में उड़ता भारत, बी नंबर में उज्जवल भारत, सी ऑप्शन में बहिष्कृत भारत, डी ऑप्शन में पुरस्कृत भारत। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कृत भारत। यानी कि डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था। संपादन से होता है संपादक, और संपादक का इंग्लिश होता है एडिटर। यानी कि जो फाइनल करते हैं किसी भी चीज का, किसी भी लेख को, किसी भी कहानी की, किसी भी टॉपिक को, किसी भी कंटेंट को फाइनलाइज जो करते हैं वो संपादक कहलाते हैं। वो संपादन करते हैं, संपादन का काम करते हैं, आखिरी डिसीजन लेते हैं। तो बहिष्कृत भारत की जो पत्रिका थी उसके संपादक थे डॉक्टर अंबेडकर जी। अब मैं अगला सवाल हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे है, 19 नंबर क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट में, पार्ट 1 में। द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर ए नंबर, बी नंबर राम मनोहर लोहिया, सी नंबर सुखदेव, डी नंबर महात्मा गांधी। तो इसका भी हमारा सटीक आंसर और सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। अब हमारा आज के इस वीडियो लेक्चर का अंतिम, इस पार्ट 1 के अंतिम क्वेश्चन हमारा है 20वां नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था? तो राम किशन सकपाल ए नंबर में है, रामजी सकपाल दूसरा ऑप्शन, रामदेव सकपाल तीसरा ऑप्शन, और राधे राम सकपाल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा रामजी सकपाल। ये हमारा सही आंसर है, रामजी सकपाल हमारा सही आंसर है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। इस वीडियो लेक्चर में पार्ट 1 था और पार्ट 1 का आज द एंड होता है, और अगली वीडियो लेक्चर में हिंदी चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा पार्ट 1 के पार्ट 2 वीडियो लेकर आऊंगा, और ऑब्जेक्टिव का काम हमारा चैप्टर 1 में श्रम विभाजन और जाति प्रथा में खत्म हो जाएंगे। उसके बाद इसी प्रकार से सिस्टमैटिक ढंग से पहले हर एक विषय के, हर एक प्रथम चैप्टर के पार्ट 1 में हो, पार्ट 2 तक में हो या पार्ट 3 तक में हो, जितने संभावित एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, यानी कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि जितने क्वेश्चन बन सकते हैं अधिक से अधिक क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाएगा, और पार्ट 1, 2, 3 करके यानी कि 20-20 क्वेश्चन का एक समूह होगा, और इसके अनुसार जैसे ही ऑब्जेक्टिव खत्म होगा फिर उस चैप्टर का सब्जेक्टिव पहले लघुतरीय फिर दीर्घोत्तरीय करा जाएगा। तो बेहतरीन ढंग से, एकदम सिस्टमैटिक ढंग से आप लोगों को तैयारी करवाई जाएगी। और आप लोगों से आखिरी में गुजारिश है कि अगर यह वीडियो अच्छा लगा, इस चैनल को अगर आप लाइक करते हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।